बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा रो इशू हुआ है जिसका नाम है एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020। ये ऐसा रो 11 दिसंबर 2020 को इशू हुआ है और इसी डेट से इसे इफेक्टिव है। इसका नाम दिया गया है सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020। ये इस रूल्स ने 2020 के ये रूल्स जो आए हैं तो इन्होंने 1973 के जो ईएनडी रूल्स थे उसे रिपील किया है। इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस दी हुई हैं जो कि एक्सप्लिसिट इस रूल्स की डिफ़ाइन करने में, इसे अंडरस्टैंड करने में मदद देंगी और ये फौरी तौर पे एप्लीकेबल था। दिसंबर 2020 से ये एप्लीकेबल था। इसमें एक्ट का बताया गया एक्ट, जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 का है। एक्यूज का मतलब है जिसके खिलाफ चार्जेस लगाए गए। अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जो कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जैसा कि अपॉइंटमेंट प्रमोशन ट्रांसफर रूल्स 1973 के रूल 6 में लिखा हुआ है, वो अथॉरिटी से मुराद है। अब यहाँ ये बताया गया कि जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अथॉरिटी होते हैं, तो उसमें जो अथॉरिटी के जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो कोई ना कोई कैडर एडमिनिस्ट्रेटर का कोई ऑफिसर करता होता है। तो इसमें बताया कि ये तमाम वो चीज़ें सिवाय किसी के खिलाफ इंक्वायरी या डिसिप्लिन प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के या हेयरिंग ऑफिसर अपॉइंट करने के या फाइनल डिसीजन के, जो तमाम अख्तियारात हैं उस इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी जो भी परफॉर्म करेगा, जो रेस्पेक्टिव कैडर एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उसे हासिल होंगे। अदरवाइज अथॉरिटी का मतलब अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। और यहाँ पे एक प्रोविज़ो और भी दिया गया है कि अगर एक से ज़्यादा लोगों के खिलाफ प्रोसीडिंग्स की जा रही हैं तो जो उनमें से हायर रैंक ऑफिसर होगा, जो इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी बनेगी, वो उस ऑफिसर से सीनियर होना ज़रूरी है, रैंक में सीनियर होना ज़रूरी है, यानी अगर जॉइंटली इंक्वायरी होती है तो। अच्छा, उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी है, जैसा कि सिविल सर्वेंट अपील रूल्स 1977 में बताया गया है। चार्जेस का मतलब है कि जो एलिगेशंस वगैरह लगाए जाते हैं किसी भी सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट। गवर्नमेंट का मतलब है तमाम गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ एजेके एंड गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इसकी डेफिनेशन में शामिल है। हियरिंग ऑफिसर का मतलब है कि सीनियर रैंक का वो ऑफिसर जो कि उस अक्यूज से सीनियर होना चाहिए और अथॉरिटी अपॉइंट करे उसे अपॉर्चुनिटी पर्सन हियरिंग देने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द अथॉरिटी, तो उसको हियरिंग ऑफिसर का नाम दें। इनएफिशिएंसी का मतलब है कि सिविल सर्वेंट अगर फेल हो जाता है एफिशिएंटली अपने सर्विसेज परफॉर्म करने में। इंक्वायरी कमेटी को डिफाइन किया गया है कि ये दो या दो से ज़ायद लोगों पे मुश्तमिल, जिसका कन्वीनियर हेड करेगा। ये अपॉइंट की जाती है जो अथॉरिटी, कि वो चार्जेस को इंक्वायर करे और उस पर अपनी रिकमेंडेशन दे। इंक्वायरी ऑफिसर जैसे कि इंक्वायरी कमेटी का है, तो अथॉरिटी किसी ऑफिसर को नॉमिनेट करती है टू इंक्वायर इनटू द चार्जेस। अब यहाँ पे आ जाते हैं मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट को बड़ा डिटेल में डेफिनेशन में वाज़ेह किया गया है कि मिसकंडक्ट से क्या मुराद होगा। मिसकंडक्ट से मुराद ऐसा है कि जैसे लीगल लैंग्वेज होती है कि अगर कोई शख्स, यानी शख्स से मुराद सिविल सर्वेंट, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स 1964 के कंट्रेरी को डिसिप्लिन करे या ऐसा अटेम्प्ट करे कि वो पॉलिटिकली या एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस करे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, टू बेयर द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर, अपॉइंटमेंट के सिलसिले में, प्रमोशन के सिलसिले में, ट्रांसफर, पनिशमेंट, रिटायरमेंट और अदर कंडीशन ऑफ द सिविल सर्वेंट, और हैविंग एंटर्ड इनटू द प्ली बार्गेन। यहाँ पे देखें ये एक बात है कि ऐसे लोग जो नैब के साथ प्ली बार्गेन कर लेते हैं, तो सिविल सर्वेंट के एफिशिएंसी डिसिप्लिन रूल 2020 के मुताबिक वो मिसकंडक्ट का मुर्तकब हो जाते हैं। ऐसे लोग जो नैब के साथ प्ली बार्गेन कर लें, वो ईएनडी रूल 2020 के तहत मिसकंडक्ट उन पे चार्जेस लग जाते हैं। ठीक है, या यहाँ पे वो कह रहे हैं लॉ एट द टाइम बीइंग इन्फोर्स एंड हैज़ रिटर्न द एसेट्स आर गेन। प्ली बार्गेन जब किया जाता है तो जो करप्शन के थ्रू पैसे
लूटे हुए होते हैं या कोई ऐसे गेन्स हासिल किए होते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस के और वो वॉलंटरी वापस कर दिए जाए, इसे प्ली बार्गेन कहते हैं। तो जो प्ली बार करने वाले ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, वो मिसकंडक्ट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। पेनल्टी का मतलब है जो कि इस रूल्स में प्रोवाइड किए गए, जैसे रूल नंबर 9 में पेनल्टीज़ का जिक्र है, माइनर पेनल्टीज़ है, मेजर पेनल्टीज़ है। और इसमें लीगल टर्म सब रूल 2 दिया गया है, 1 का 2 दिया गया है कि ये जो वर्ड्स एक्सप्रेशन यूज़ किए गए हैं वो एक्सप्लिसिट इसी रूल्स के मुताबिक है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा लफ्ज़ या मीनिंग मौजूद नहीं है तो सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 की जो डेफिनेशन है वो एप्लीकेबल होगी, या कोई भी लीगल इंस्ट्रूमेंट्स या एसआरओ जो कि टाइम टाइम इन्फोर्स होगा वो उसकी डेफिनेशन को रेफर किया जाएगा। अब आ जाते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 में ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग एंड पेनल्टी। तो देखना ये है कि जो किसी भी ऑफिसर के अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाती है उसके कोई ना कोई ग्राउंड्स होते हैं। तो अथॉरिटी इन रूल्स के तहत प्रोसीड करती है, जैसे कि कंसीडर्ड और रिपोर्टेड टू बी इनएफिशिएंट और हैज सीज्ड टू बी एफिशिएंट। उनके इनएफिशिएंसी को अगर कंसीडर करे अथॉरिटी या रिपोर्ट की जाए, रिपोर्ट विद इन द ऑफिस भी हो सकती है, आउटसाइड द ऑफिस भी हो सकती है। कंसीडर्ड और रिपोर्टेड टू बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, जैसा कि हम मिसकंडक्ट की डेफिनेशन को पहले देख सकते हैं। तो उसके मुताबिक अगर कोई पर्सन कंसीडर किया जाए या रिपोर्ट किया जाए कि वो मिसकंडक्ट का मर्तकब हुआ है तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग हो सकती है। कंसीडर्ड और रिपोर्टेड टू बी करप्ट बिकॉज, अच्छा इसकी करप्शन को दो पॉइंट में बताया गया कैसे हमने ये देखना है कि वो करप्शन के ज़िम्मे में आता है। ही वो या उसकी कोई डिपेंडेंट फैमिली में से या उसके बिहार पे कोई ऐसा बंदा है जो उसकी पोजेशन रखता है, वैल्यूएबल पोजेशन रखता है प्रॉपर्टी की सूरत में या वैल्यूएबल एसेट्स की सूरत में, जो कि उसके सोर्सेज ऑफ इनकम से बियॉन्ड हो। नंबर एक, इसको हम करप्ट कहेंगे, कंसीडर किया जाएगा कि ये करप्ट आदमी है। ही हैज़ assumed a lifestyle of living beyond his ostensible means। वही उसी बात को थोड़ा सा मजीद बताया गया है, अपने लिविंग जो स्टैंडर्ड है उसका वो उसके मीन्स ऑफ इनकम से बियॉन्ड हो, तो तब भी हम उसे इस रूल्स के मुताबिक कंसीडर किया जाएगा कि वो टू बी करप्ट है। उसके बाद डी में बताया गया है कि एंगेज्ड और इज रीजनेबली सस्पेक्टेड, वो एंगेज हो चुका है या उस पर ये शक किया जा रहा हो कि वो इसमें एंगेज है in subversive activities are reasonably suspected of being associated with others, engage in subversive activities, or is guilty of disclosure of information, secrets to any unauthorized person। कौमी सलामती की इंफॉर्मेशन हो सकती है या ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जिन्हें कॉन्फिडेंशियल का दर्जा दिया गया है और वो डिस्क्लोज कर दे किसी अनऑथराइज पर्सन को, ऐसे शख्स के खिलाफ भी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाती है। तो ये ग्राउंड्स रूल नंबर 3 में बताए गए थे कि कौन कौन से ग्राउंड्स हों जब ये उसके खिलाफ प्रोसीडिंग, किसी सिविल सर्वेंट के खिलाफ प्रोसीडिंग की जा सकती है। उसके बाद आ जाता है रूल नंबर 4, पेनल्टीज़ का। पेनल्टीज़ में दो तरह की पेनल्टीज़ डिफाइन की गई हैं, माइनर पेनल्टी है और मेजर पेनल्टी है। तो जो केस होता है, केस के मुताबिक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करती है तो उस केस के अंदर कौन सी पेनल्टी सिविल सर्वेंट को लगाई जाएगी। माइनर पेनल्टी के अंदर यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं जिसमें सबसे पहले सेंश्योर होती है। सेंश्योर के बारे में मैं एक बात बताता चलूँ कि सेंश्योर पूरी सर्विस में एक दफ़ा हो सकती है, दूसरी दफ़ा फिर उसे मेजर पेनल्टी ही लगाई जाती है। दूसरे नंबर पे विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट्स फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर विदाउट कॉमुलेटिव इफेक्ट, या ये हो सकता है कि उसकी जो सालाना इंक्रीमेंट है या नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स एक ख़ास पीरियड तक उसको रोक दी जाए, लेकिन रूल्स ने यहाँ पे पाबंद किया है कि वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और विदाउट कॉमुलेटिव इफेक्ट। अच्छा, इसमें एक प्रोविज़न दी गई है विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट के सिलसिले में, बड़ा रूल की क्लैरिटी आई है कि ऐसे लोग जो अपनी सुपरएनुएशन पे हैं या अपने पे स्केल के मैक्सिमम पे हैं तो उन पे ये पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। रूल्स में बड़ा क्लियर है कि ऐसे लोग जो सुपरएनुएट हो रहे हैं विद इन द पीरियड ऑफ पेनल्टी
या वो अपने सब पे स्केल के मैक्सिमम पे हैं, तो उन पे ये इंक्रीमेंट्स की माइनर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। उसके बाद है रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज और स्टेजेस इन अ पे स्केल फॉर a specific period subject to a maximum 3 stages without cumulative effect के। एक तो है इंक्रीमेंट आप जो ड्यू होनी है और उसको रोक दें। दूसरी पेनल्टी ये है कि आपने जो इंक्रीमेंट उसने आदमी की हुई है उसको 3 मैक्सिमम 3 ईयर के जो पीरियड है 3 स्टेजेस की आप उसे रिड्यूस कर सकते हैं उसके स्टेज को, लोअर स्टेज को। उसके बाद विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, बड़ी खतरनाक पेनल्टी है, माइनर पेनल्टी है कि आप किस उसकी प्रमोशन को एक ख़ास पीरियड तक जो कि मैक्सिमम 3 ईयर हो सकती है उसके लिए आप उसे विद होल्ड कर दें। अदरवाइज देन द अनफिट फॉर प्रमोशन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। ये नहीं है कि वो प्रमोशन के लिए अनफिट ही है पहले से, आपने उसकी प्रमोशन को विद होल्ड कर देना है इन रूल्स के तहत जो ईएलडी के तहत कार्रवाई की जा रही होगी सिविल सर्वेंट के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक प्रोविजन मौजूद है, वो कहता है कि ये जो प्रमोशन को विद होल्ड करने का है ये उस वक्त से स्टार्ट होगा जब उसका जूनियर ऑफिसर उससे उस अक्यूज्ड ऑफिसर से कंसीडर किया जाएगा प्रमोशन के लिए रेगुलर बेसिस पे फॉर द फर्स्ट टाइम। दूसरे नंबर पे यहाँ पे बताया गया है कि ये पेनल्टी ऐसे किसी सिविल सर्वेंट के खिलाफ नहीं लगाई जाती कि जिसका चांस ऑफ प्रमोशन नहीं है, उसका प्रॉस्पेक्ट्स ही नहीं है प्रमोशन का, या वो सुपरएनुएशन की स्टेज पे है, तो ऐसे शख्स पे ये माइनर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। तो हमने ये देखा माइनर पेनल्टी के हमने 4 पॉइंट्स देखे हैं, ए सेंश्योर, विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, रिडक्शन ऑफ लोअर स्टेज और विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन का। अब आ जाते हैं मेजर पेनल्टी के इसके। तो इस रूल का सब रूल 3 कहता है कि मेजर पेनल्टीज क्या हो सकती है। एक तो रिकवरी ऑफ एम्बेजलमेंट, अगर कोई एम्बेजल ने मनी की हुई है तो उसकी रिकवरी करनी चाहिए। रिकवरी की जाएगी मेजर पेनल्टी के तौर पे फाइनेंशियल रूल्स के तहत, उसकी तनख्वाह से काटेंगे या उसके बेनिफिट्स यहाँ पे, या अगर उसने गवर्नमेंट को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है तो वो जो लॉस है वो रिकवर किया जाएगा। इसमें एक और चीज़ उसने बताई है कि ये अमाउंट अगर पूरी तरह से उसकी पे से रिकवर ना की जा सके तो जो भी लॉ मौजूद है जैसे लैंड ऑफ लॉस जो हम कहते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं या बाकी जो लैंड लॉज हैं उसके मुताबिक बाकी अमाउंट को रिकवर किया जाएगा। उसके बाद है रिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट। माइनर पेनल्टी में लोअर स्टेज था, मेजर पेनल्टी में आप एक हायर पोस्ट है उसे लोअर पोस्ट की तरफ रिड्यूस कर देते हैं उसके फ्रॉम द सबस्टांटिव और रेगुलर पोस्ट फॉर स्पेसिफिक पीरियड जो कि 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी एक प्रोविजन मौजूद है कि अगर कोई शख्स सुपरएनुएशन की स्टेज पे आ रहा है तो उस पर ये पेनल्टी नहीं इम्पोज की जाएगी। यहाँ लव शेल का इस्तेमाल है, उस पर किसी भी सूरत में ये पेनल्टी इम्पोज नहीं की जाएगी। वो नीचे उसके टर्म्स दिए हुए हैं इसी सब रूल 3 के बी का दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है कंपलसरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम सर्विस एंड डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। ये मेजर पेनल्टीज का हिस्सा है। यहाँ 5 मेजर पेनल्टीज का जिक्र किया गया है। रिकवरी का जिक्र किया गया है, किसी भी तरीके से एम्बेजल्ड अमाउंट को रिकवर किया जाए। नंबर 2 के ऊपर बी के अंदर ऐसा कि उसको उसकी पोस्ट को लोअर लोअर स्केल पे कन्वर्ट कर दिया जाए, उसको कंपलसरी रिटायर कर दिया जाए, रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर दिया जाए और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर दिया जाए। सब रूल 4 के अंदर डिसमिसल और रिमूवल में फ़र्क वाज़ेह किया गया है। द पेनल्टी ऑफ रिमूवल फ्रॉम सर्विस शैल नॉट बट डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। ऐसे शख्स जिनको डिसमिस किया जाता है सर्विस से वो फर्दर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट अख्तियार नहीं कर सकते किसी भी गवर्नमेंट में, यानी फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एजेके गवर्नमेंट और जीबी गवर्नमेंट। उसके बाद सब रूल नंबर 5 है। सब रूल 5 के तहत ये बताया गया है अगर
किसी कोर्ट से कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मौजूद ना हो जो कि किसी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ने पास किया हो, तो ये कि ये जो इस ईएनडी रूल्स की प्रोसीडिंग है उसे डिसकंटिन्यू नहीं किया जाएगा सिर्फ इस बुनियाद पे कि केस कोर्ट के अंदर है। तो सिर्फ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की सूरत में एज सच ये प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती, अदरवाइज ईएनडी रूल के तहत प्रोसीडिंग की जा सकती है। यहाँ पे एक प्रोविजन दी गई है कि जहाँ पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जा रही है जुडिशल कस्टडी, अगर तो जुडिशल कस्टडी में ये पॉसिबल ना हो कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जा सके या साइड बाय साइड उसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है ना वो अफेक्ट कर सकती है जो इंसाफ के तकाज़ों को या प्रिजुडिशल ऑफ द ट्रायल को, तो इंक्वायरी को डेफर किया जा सकता है अथॉरिटी अनटिल कि वो अक्यूज बेल पे रिलीज हो जाए या टर्मिनेट हो जाए उन क्रिमिनल प्रोसीडिंग से। यहाँ ये बताया गया है कि अगर ये मुमकिन ना रहे कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सके कोर्ट के ऐसे इशू की वजह से, कोई कोर्ट का रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर हो सकता है, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स साइड बाय साइड चल रही हैं, तो ऐसी सूरत में प्रोसीडिंग्स को डेफर कर दिया जाता है। अब आ जाते हैं रूल नंबर 5 की जानिब। 5 में सस्पेंशन एंड लीव से मुतल्लिक है। ये सस्पेंशन हम अक्सर आए दिनों में सुनते हैं कि जी फ़लाँ ऑफिसर सस्पेंड हो गया है, फ़लाँ के खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट हो गई है। तो ईएनडी रूल्स 2020 के तहत सस्पेंशन और लीव को डिस्कस करते हैं। अथॉरिटी में जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो किसी भी सिविल सर्वेंट को सस्पेंशन पे भेज सकती है, उसकी सर्विसेज सस्पेंड कर देती है या उसे छुट्टी पे भेज देती है जिसके खिलाफ ये प्रोसीडिंग चल रही होती है। और ये जो पीरियड है ये 120 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें वन टाइम की एक्सटेंडेबल प्रोविजन मौजूद है, एक्सटेंशन हो सकती है और वो इन राइटिंग में होना चाहिए और अथॉरिटी उस पर रीज़न रिकॉर्ड करे कि जी जब तक ये प्रोसीडिंग कंक्लूड नहीं हो सकती तो इसकी सस्पेंशन को या लीव को एक्सटेंड कर दिया जाए। और उसके बाद ये है कि ये प्रोसीडिंग को एक्सपीडाइट किया जाना है। इफ़ द पीरियड ऑफ सस्पेंशन इज नॉट एक्सटेंडेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इनिशियल पीरियड ऑफ सस्पेंशन, द सस्पेंशन ऑफ सस्पेंशन शैल सीज टू हैपन। अगर ये सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड ना किया जाए तो खुद ब खुद ये सस्पेंशन पीरियड ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे एक प्रोविजन है कि प्रोविजन दैट द सिविल सर्वेंट हु हैज़ बीन चार्ज फॉर अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड इज कमिटेड टू अ प्रिजन शैल बी कंसिडर्ड एज अंडर सस्पेंशन। जेल में चला गया कोई बंदा तो वो खुद ब खुद तसव्वुर किया जाएगा कि वो सस्पेंड हो गया जिस डेट से वो अरेस्ट हुआ है, चाहे इसके लिए अब अथॉरिटी की फॉर्मल अप्रूवल नहीं भी मौजूद। इन केस अ सिविल सर्वेंट इज नॉट अरेस्टेड और इज रिलीज्ड ऑन बेल, द अथॉरिटी में सस्पेंड हिम बाय अ स्पेसिफिक ऑर्डर। अगर तो वो जेल में है क्रिमिनल ऑफेंस की सूरत में तो वो खुद ब खुद अंडर सस्पेंशन है, अदरवाइज अगर वो बेल पे है या रिलीज हो चुका है तो फिर अथॉरिटी एक स्पेसिफिक ऑर्डर के तहत उसे सस्पेंड करेगी। 5 का सब रूल 2 कहता है कि ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड, जैसे कि पे के अंदर या बीपीएस स्केल के अंदर देखते हैं फाइनेंस ट्रिब्यूनल नोटिफाई भी करता है, सस्पेंशन पीरियड के अंदर एक्यूज जो है वो इंटाइटल होता है कि उसे पे एंड अलाउंसेस और अपने बेनिफिट्स ड्रा कर सके जो कि फंडामेंटल रूल 53 के तहत उसे एडमिसिबल है। अगर कोई सिविल सर्वेंट लीव पे भेज दिया जाता है इस जो रूल नंबर 1 के ऑर्डर के तहत यानी सस्पेंशन और लीव के, तो वो ये तसव्वुर किया जाएगा कि वो ड्यूटी पे है और जब उसकी सीनियरिटी काउंट होगी, जब उसके लीव इनकैशमेंट के लिए पीरियड काउंट होगा, क्वालिफाइंग सर्विस के लिए काउंट होगा, तो इस पीरियड को ड्यूटी पीरियड कंसीडर किया जाएगा। इन केस ऑफ सिविल सर्वेंट इज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, सच पीरियड शैल बी ट्रीटेड एज ईओएल। अगर तो वो प्रोसीडिंग से भाग जाता है, अटेंड नहीं करता, अब्सकॉन्डर हो जाता है, तो उस पीरियड को ईओएल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बाकी जो रूल हैं रूल नंबर 6 से ऑनवर्ड हम इंशाल्लाह अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे।
इस पे आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।